नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 10 स्वयं प्रकाश जी की कहानी नेताजी का चश्मा का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम स्वयं प्रकाश जी का संक्षेप में जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा है वो राजस्थान में बीता और इन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन भी किया। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। इन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेताजी का चश्मा कहानी। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान जिसे बाजार कहा जा सके, एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसने लगवाई थी? प्रशासनिक अधिकारी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। यानी बजट का पूरा अनुमान न होने से उसके लिए पत्र लिखे गए होंगे अधिकारियों को, बोर्ड को, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी उन्होंने कहा कि मैं महीने भर में मूर्ति बना दूंगा, तो उनको वो काम सौंप दिया गया। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, यानी जो गर्दन से लेकर के, सिर से लेकर के टोपी नोक के कोट के बटन तक 2 फुट की थी, जिसे बस्ट कहा जाता है। सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगे थे। इसी दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी जो असली चश्मा होता है वो पहना दिया गया, संगमरमर का तो उसके था ही नहीं। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित किया का अर्थ है एकटक ध्यान लगाकर उसकी तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई।
तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह है भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? कौतूहल दुर्दमनीय का अर्थ है जो कौतूहल, जो आश्चर्य उनको होता था, उसको दबाना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने पूछ लिया कि नेताजी का चश्मा जो है वो हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद में के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी जब पान खाने से क्या होता है, दांत है वो लाल और काले हो जाते हैं, तो उसके लिए कहा गया लाल काली बत्ती सी। वो कहता है ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो फिर पान वाला कहता है, कोई गिरायक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी चौड़ा चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, यानी मूर्ति वाला उतार करके उसको दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया, यानी मूर्ति पर दूसरा लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत यानी दुखी करना, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, यानी उन्हें चश्मे के बगैर जैसे नेताजी को कुछ दिखता ना हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, यानी ज़रूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। यानी नेताजी के आंखों से वो उतार लेता है और क्षमा मांगता हुआ उसको ले जाकर के ग्राहक को दे देता है। बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, फिर मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी दुखित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर
पटक देने का वादा कर दिया था होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, यानी ये सब हालदार साहब है वो मन में सोचते हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? वो पूछते हैं कि वो नेताजी का कोई साथी है या फिर आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व का सिपाही है जो पहले सिपाही रह चुका हो। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक करके उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा, वो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी जब भी वो उधर से गुजरते थे तो उन्हें आश्चर्य होता था और प्रफुल्लता यानी खुशी होती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकने नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर
आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जो जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यानी उन्होंने एक बार तो सोचा था कि कौम पर या देश के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर देखा कि किसी बच्चे ने सरकंडे की चश्मा बना करके नेताजी के लगाए हैं। तो इसका मतलब देशभक्त आज भी मौजूद हैं। यहाँ लेखक का कहने का मतलब ये है कि देशभक्ति सिर्फ देश से नहीं होती, बल्कि देश की प्रत्येक वस्तु से होती है। यानी देश में रहने वाले, चाहे वो नागरिक हैं, चाहे वो कोई वस्तुएं हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे नदियां हैं, उन सभी से हमें प्रेम करना चाहिए और उन सभी के लिए, उन सभी की समृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। वो ही सच्ची देशभक्ति है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।